चलते हैं। आज का पहला सवाल आज का पहला सवाल है सवाल नंबर 101। सवाल नंबर 101। 101 कहता है 101 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है आयरलैंड से? आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव का जो पद्धति है, इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में जो 12 गो जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना है। तो 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति और नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों आयरलैंड से लिया गया है। विदेशी स्रोत से एक न एक सवाल पूछ देता है, याद रखिएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यानी 101 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तय है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संघीय शासन, संसदीय शासन लिया गया, याद रखिएगा। विधि का शासन लिया गया है, कानून का शासन। विधायी प्रक्रिया लिया गया है, कहां से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ली गई है, कहां से? ब्रिटेन से। द्विसदन लिया गया है, कहां से? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट, ये सारे हम लिए हैं ब्रिटेन से। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर तो ये होगा, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन का हम व्याख्या देख रहे थे। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है, क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है संघ का शासन। अवशिष्ट शक्ति, यदि कोई विषय राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। इसी को अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास? केंद्र के पास। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको हमने कनाडा से लिया है। और क्या? राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परामर्श दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, ये हमने कहा लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका से हमने क्या लिया जी? अमेरिका से मूल अधिकार लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन लिया, याद रखना है। उपराष्ट्रपति पद लिया। न्यायाधीश को कैसे हटाया जाए, इसकी प्रक्रिया को लिया। देखिए, जस्टिस वर्मा को हटाने की बात चल रही है।
हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पद से हटाने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो कनाडा से। याद रखना है। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, इसको हमने कहां से लिया, अमेरिका से। तो ये सारा चीज कहां से लिया, अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश को हटाना और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, ये सारी चीजों को हमने, सारे विषय को हमने अमेरिका से लिया है। याद रखिएगा। 101 से एक क्वेश्चन अनिवार्य है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि महिला अधिकारों को किस देश के मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है, तो देखिए अभी हम जस्ट ऊपर और चर्चा कर रहे थे। कौन बताएगा किस देश से लिया गया है, जल्दी बताओ। अमेरिका से। अमेरिका से सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निखिल कुमार औरंगाबाद के थे और त्रिपुरा में राज्यपाल रह चुके हैं। चलो, आज एक्स गवर्नर से मुलाकात हुई थी क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 का उत्तर हो जाएगा अमेरिका, बिल्कुल सही। अगला सवाल 103, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। क्या बात है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ऊपर। कनाडा के लिए सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर। कनाडा से हमने लिया है। यानी कि जो विषय राज्य सूची में नहीं है, जो विषय समवर्ती सूची में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। अर्थात अवशिष्ट शक्ति किसके पास, तो केंद्र के पास। और इसको हमने कनाडा से लिया है, याद रखना है। तो पूछेगा फ्रांस से क्या क्या लिया है, क्योंकि फ्रांस ऊपर था नहीं। तो फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। गणतंत्र शब्द हमने कहां से लिया है, फ्रांस से, याद रखना है। स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, समरसता, ये सारा चीज हमने कहां से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है, याद रखना है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया है, तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल लिया है। आपातकाल, इमरजेंसी, कहां से लिएगा, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान को क्या बोला जाता है, बाइमर। और ऑलरेडी जब आपात लागू हो तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करेगा, निलंबन होना चाहिए। ये कहां से हमने लिया, तो ये जर्मनी से लिया। अमेरिका कनाडा से क्या लिया है वो हमको पता चल गया है। तो ये क्लियर हो गया कि हमने ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से क्या लिया, ये क्लियर हो गया। अगला सवाल 104, संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, देख लीजिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा, ये सारे विषय हमने कहां से लिया, तो फ्रांस के संविधान से लिया। फ्रांस के संविधान से लिया, बिल्कुल सही बात। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा जी, ए, याद रखेंगे। उत्तर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ मुस्कान शेख, विनीता कुमारी, विक्की यादव, वंदना, श्वेता, सूरज, शान, सरस्वती, सपना, राकेश, पुष्कर, प्रिया, प्रीतम, निखिल, मोनी, खुशबू, जागृति। अच्छा, जागृति भी आज जुड़ गई है।
लग रहा है सागरिका बता दी है। चलो बहुत बढ़िया। गौतम कुमार, विमल मंडल, अतुल, अभिषेक, आनंद राज। सागरिका आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपातकालीन में कौन कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेंस होता है? हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी 20-21 को छोड़कर सारे हो जाएगा, याद रखना है। 20-21 को छोड़कर सारे हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए, तो ध्यान में रखेंगे, ऑलरेडी ये जो हमारा है, ये सारे संविधान का स्रोत हमने ले लिया है। एक बच गया है इसमें, फ्रांस हमने देख लिया, अमेरिका देख लिया, ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऊपर किया जाए, क्वेश्चन नंबर 104 को ऊपर किया जाए। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया। पूछेगा समवर्ती सूची कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता का विषय हमने कहां से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सदन का संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कहां से हमने लिया? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। और क्या लिया? प्रस्तावना का जो भाषा है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जबकि प्रस्तावना को हमने अमेरिका से लिया है, याद रखिएगा। प्रेम्बल कहां से लिया? तो अमेरिका से लिया। लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल कहां से लिया? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्लियर। सोवियत संघ बच गया। सोवियत संघ जो है ऑलरेडी ये रसा है, याद रखेंगे। और हमने मौलिक कर्तव्य ऑलरेडी कहां से लिया है? तो रूस से ले लिया है। मौलिक कर्तव्य जो होना चाहिए, सिर्फ अधिकारी की चर्चा नहीं हो, मौलिक कर्तव्य भी हमारे पास होना चाहिए, और उसको हमने रसा से ले लिया है। 105 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। जागृति आवाज पहुंच रही है जी? जागृति कुमारी? नो। चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। क्या उल्लेख है? प्रतिष्ठा को समानता, अवसर को समानता। बिल्कुल सही बात है। ये कहां है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में क्या कहता है? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। विचार की समानता की बात नहीं करता, याद रखिएगा। क्या कहता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। विचार की समानता नहीं, बल्कि विचार की स्वतंत्रता की बात करता है। समानता नहीं, स्वतंत्रता, याद रखेंगे। तो पहला दूसरा हो जाएगा। विचार की समानता के जगह पर स्वतंत्रता होता तो ये भी हो जाता। ऑलरेडी याद रखना है, तो ध्यान में रखेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, नॉट समानता, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी हमारा उत्तर इसका हो जाएगा 105 का ए। 105 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है
किस अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? यदि किसी प्रकार से हमें दोषी ठहरा दिया जाए तो हम अपना बचाव करेंगे। अब जबरदस्ती हमसे ऑलरेडी हमारे खिलाफ कोई गवाही दिला नहीं सकता। ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा है उसका वो जांच करे, लेकिन अपना बचाव के लिए हम तो वकील रखेंगे। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार का जो चर्चा होगा तो ये आर्टिकल 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 याद रखेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21 कहता है जीने का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, विदेश घूमने की बात करता है, मनपसंद विवाह करने की बात करता है, विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें ऑलरेडी गरिमा और आर्थिक पूर्वक, गरिमा और अर्थपूर्ण के साथ जीवन जीने की बात की गई है। ये सांस लेने और खाने सोने का नाम जीवन नहीं है। गरिमा और अर्थपूर्ण यानी हम आर्थिक रूप से संपन्न हो और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना है, याद रखना है। जैसे तैसे सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है। तो संविधान जबरदस्त अधिकार देती है, निजता का अधिकार देती है, विदेश घूमने का अधिकार देती है, शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको क्या बोल दिया है? सुप्रीम कोर्ट बोला है यह मौलिक अधिकार का हृदय है, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस अनुच्छेद को ऑलरेडी हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोला गया? तो आर्टिकल 21 याद रखना है। तो ये क्लियर है। आर्टिकल 19 में आप जानते हो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, याद रखना है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, याद रखिएगा। हड़ताल जो है ऑलरेडी आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसलिए हड़ताल क्या है, बंदी क्या है? ये बंदी जो है ये असंवैधानिक है अकॉर्डिंग टू केरल हाई कोर्ट, याद रखना है। तो कल जो भारत बंद हुआ वो असंवैधानिक है, ये ध्यान में रखना है। चलो, तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया बी। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को ऑलरेडी काम नहीं बल्कि शिक्षा में लगाना है, और 14 से 18 के बीच के बच्चों को खतरनाक कारखानों में, भारी मशीनरी में काम पे नहीं लगाना है, याद रखिएगा। उत्तर क्या हो गया? 106 का बी।
चलो क्वेश्चन नंबर 107। 107 कहता है अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों का अधिकार। बिल्कुल, अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों का अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत। जिसे अभियुक्त बनाया गया है उसको मनपसंद वकील रखने का अधिकार है, अच्छे वकीलों से सलाह लेने का अधिकार है। वो खुद भी लॉयर बन सकता है सर ना। हाँ, खुद भी लॉयर बन सकता है यदि सक्षम है तो, याद रखना है। और तो और क्या, ऑलरेडी यदि सजा याफ्ता है तो उसको जीने का अधिकार है। बीमार होगा तो हॉस्पिटल में सरकार उसको ले जाएगी। अच्छा भोजन, अच्छा परिवेश, सुधार का अधिकार है कि हमें सुधारो। इसीलिए जेल को क्या कहा गया है? कारा सुधार गृह, सुधार गृह, याद रखना है। तो सरकार का मकसद है कि जियो और जीनो दो। गलती हो गया सुधर जाओ। पप्पू यादव का एग्जाम्पल ले लीजिए, मर्डर में गया, वो 10 साल जेल में रहा है, लेकिन अभी देख लीजिए बहुत बड़ा नेता बना हुआ है और उसके अंदर सुधार की भावना आई। उसको लगा कि अभी सब गलती नहीं करना चाहिए। तो यही चलते राहुल चाचा उतार दो स्टेज पर से। अब देखिए पॉलिटिकल मैटर जो है, अब देखिए इसको आपने छेड़ दिया है, लेकिन चर्चा हम इसको लास्ट में करेंगे। इसको नहीं तो फिर विषयांतर हो जाएगा। हाँ, इसका विषयांतर हो जाएगा। चलिए, तो लेकिन छेड़ दिए तो 1 मिनट मैं ले लेता हूं। देखिए कन्हैया कुमार और आपको पप्पू यादव को उस वाहन पे चढ़ने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि एसपीजी जो होता है उसका सिक्योरिटी एसपीजी का, याद रखिएगा, राहुल गांधी को। तो क्योंकि उसके परिवार पर ही पूरी तरह खतरा है, तो उस सिक्योरिटी में पहले उसके इर्द गिर्द कौन होगा उसका नाम जाता है लिस्ट के साथ, याद रखना है। उसके आसपास कौन पहुंचेगा, उसके एसपीजी के पास लिस्ट होनी चाहिए, और उस लिस्ट में कन्हैया कुमार पप्पू यादव का नाम नहीं था। इसलिए ये लोग इमोशनल होकर छलांग लगा दिया गाड़ी पर। एसपीजी बोला कि हम इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल हैं, हमारा काम तुम्हारा सम्मान देना नहीं, बल्कि हमको जान बचाना है। तो याद रखिएगा, दोनों नेताओं को परमिशन नहीं दिया गया है। इसे इंटेलेक्चुअली लेना है, नहीं मानता पप्पू को। इसे इंटेलेक्चुअली लेना है, पॉलिटिकली नहीं, राकेश सिंह, याद रखिएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ऑलरेडी हम लोग चलते हैं आगे, बड़ा मजेदार हैं आप। सी पॉलिटिकल, देखिए बिहार के लोग कुछ हो चाहे नहीं, लेकिन उसके ब्लड में पॉलिटिक्स तो घुसा होता ही तय है। और प्रधानमंत्री का कहना भी है, प्रधानमंत्री का कहना है वो तो झूठा है। कि चलिए छोड़िए, प्रधानमंत्री का नहीं, बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार जो है पॉलिटिकली इतना अवेयर है जिसका वर्णन कठिन है। तो ध्यान में रखिएगा, ये अच्छी बात है, पॉलिटिकली अवेयर होनी चाहिए, है ना। हाँ, अब हम लोग एजुकेशनली और इकोनॉमिकली पर काम करें तो बिहार हमारा नंबर 1 होगा, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलो, तो हमारा ए का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। और बी का था शिक्षा का अधिकार, जिसका हमने चर्चा किया। देखो, शिक्षा के अधिकार को लेकर संविधान की खूबसूरती ये देखो कि किसे के तहत क्या कहता है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी बच्चा लड़ेगा अपने माँ बाप से कि हमें पढ़ाओ। 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि सरकार का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षित करे, यानी सरकार का कर्तव्य इसमें डाल दिया गया है। और 51 का जो 11वां है उसमें माता पिता को कर्तव्य करार दे दिया गया है, तुम अपने बच्चों को शिक्षित करो। क्या बात है, तीनों को बांध दिया गया है। अर्थात एजुकेशन होगा तो आपके पास रेशनल माइंड होगा,
रेशनल माइंड होगा तो आपको कोई बरगलाएगा नहीं, और आप जो भी चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझदारी बढ़ेगी, हर टॉप लेवल पर आप जा सकते हैं। ये अच्छी बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश, कहा जाता है जितना निवेश करता है उतना तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन कितना अधिक प्राप्त होगा ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है ना। इसलिए कहा जाता है एक रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट। तो हमारा शिक्षा का अधिकार हो गया 21 से। शी, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19(1) जो है ऑलरेडी आर्टिकल 19 जो हमारा है उसमें हम शांतिपूर्वक एकत्रित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हथियार लेकर, नहीं, बगैर हथियार का शांतिपूर्वक हम एकत्र हो सकते हैं किसी विषय को लेकर। ये बिल्कुल सही है। तो सी का उत्तर क्या हो जाएगा? 1। और डी, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 19 में जो लास्ट हमारा अधिकार है ABCDEF, याद रखना है। तो F होना चाहिए, याद रखना है। अधिकार है हमको किसी भी पेशा करने का अधिकार, व्यापार चुनने का अधिकार। ABCDEFG, तो F होना चाहिए, जी नहीं होगा, इसको सुधार दीजिएगा। जी को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को यह ध्यान में रखना है। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, सर एफ को हटाया गया था ना? संपत्ति का अधिकार लास्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? 108 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव का दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है जबरदस्ती मजदूरी मत कराओ, मानव का दुर्व्यापार मत करो, मतलब मानव की खरीद बिक्री नहीं करो गलत नियत से, फ्लैश ट्रेडिंग नहीं करो। बंधुआ मजदूरी मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हम काम करवा रहे हैं, पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, याद रखना है। या कर्ज हम दे दिए हैं, उसको जाल में फंसाकर उससे काम ले रहे हैं। तो इस तरह का व्यवस्था का एकदम सख्त रोक लग गया है। इससे क्या होता है? मानव का शोषण होता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 और 24 दोनों में है। तो 23(1) में क्या कहता है? 23(1) में कहता है मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति और जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं। और 23(2) क्या कहता है? 23(2) कहता है कि राज्य सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा उपलब्ध करा सकती है। याद रखिएगा, सर्वजन हिताय के लिए, मान लिया कि सीमा पर सेना के सहयोग के लिए कुछ श्रम की आवश्यकता हो, तो ऑलरेडी इसकी व्यवस्था की जा सकती है इमरजेंसी केस में। हाँ, तो आर्टिकल 23(2) याद रखिएगा। आर्टिकल Emergency 24 case क्या में कहता है? होगा। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम का अंत, बाल श्रम नहीं चलेगा। और 21 में आपको बहुत सारे क्लैरिटी कर दी गई है। जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है, गरिमा और सार्थक जीवन जीने का अधिकार है, विदेश घूमने का अधिकार है, याद रखना है, शिक्षा का अधिकार है। ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 में है, ध्यान में रखेंगे। तो 108 का उत्तर हो जाएगा बी। 108 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या बात? बोलो जल्दी। हाँ जो, हाँ, तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा धार्मिक
जो हमारा दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी को रोक को लेकर जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको हमने क्लियर कर लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को आगे पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 मिनट में हो सकता है, ऑलरेडी 40 मिनट का सेशन समाप्त हो जाएगा, कट कर हम लोग दोबारा जुड़ेंगे। 109 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। कहता धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो उसमें कहता है, पहला, धार्मिक मामलों में प्रबंधन। बिल्कुल, मान लिया कि आप सरस्वती पूजा करना चाह रहे हैं, तो इसको मैनेज कैसे करना है, प्रबंधन में क्या क्या कैसे क्या क्या करना है, कौन लोग शामिल होगा, कहां से इनकम होगा, कैसे खर्च होगा, ये सारा प्रबंधन आप करेंगे। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 26 में। मुहर्रम में ताजिया वगैरह का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, किस आर्टिकल में? 26 में। आस्था और प्रार्थना की आजादी, हम बहुत सारी प्रार्थना करते हैं जगह जगह। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। चलो, तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन आर्टिकल 26 याद रखिएगा। आस्था और प्रार्थना की आजादी, हम प्रार्थना करते हैं मंदिरों में जाकर, यह हमारी आजादी है। हम किसी में भी विश्वास करते हैं, हम मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, यह हमारी आस्था है, कोई नहीं रोक सकता। ये किस आर्टिकल में? 25 में। किस आर्टिकल में? 25 याद रखिएगा। तीसरा, किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी से स्वतंत्रता। बिल्कुल, यदि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, यानी चैरिटी वर्क हमारा हो रहा है। तो ये चैरिटी वर्क होगा, हमारा इनकम तो हो नहीं रहा है, तो टैक्स कैसा? तो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, तो इसमें टैक्स नहीं देंगे, तो ये स्वतंत्रता है, याद रखना है। तो तीसरा क्लियर। तीसरा किस आर्टिकल में? 27 में। तो 25, 26, 27 हो गया, एक बचा है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। बिल्कुल, जो भी धार्मिक संस्थान है वो धार्मिक शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सरकार के द्वारा खोले गए स्कूलों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है और न ही कोई किसी धर्म को वो बढ़ावा देगा। तो रामायण और कुरान और बाइबिल का वहां पर पाठ नहीं होगा, याद रखिएगा। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, तो सरकारी संस्थानों में इस तरह से काम नहीं किया जाएगा। पर्टिकुलर धार्मिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, यह काम सरकार का नहीं है, याद रखना। प्राइवेट है कि सरकारी है? याद रखना है। तो मदरसा ऑलरेडी प्राइवेट है या सरकारी है? क्या करें? मदरसा प्राइवेट है या सरकारी है? अब देखिए, मदरसा जो है ऑलरेडी वो चलती है संगठन के माध्यम से, इस्लामिक संगठन के माध्यम से चलती है मदरसा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से वो निजी चीज है, वो सरकारी चीज नहीं है। सरकार मदरसा नहीं चलाती, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से, लेकिन माइनॉरिटीज के हिसाब से तो मिलता है ना गवर्नमेंट से। अरे वो तो ऑलरेडी, वो तो वेलफेयर मिलता है, वेलफेयर के लिए मिलता है, धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं मिलेगा। चलो, इसमें तो वही बताना। और ये सारे धर्मों को दिया जाता है वेलफेयर फॉर पीपल, क्योंकि आप लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता सभी है, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 110। 110 कहता है क्या?
110 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित है। नहीं, मैं चर्चा किया हूं कि जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, तो जैसे तैसे घूमना आप मत शुरू कर दीजिए। जो मन में आए वो मत बोल दीजिए, और नहीं तो आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे। इसका मतलब जो अधिकार आपको दिया गया है वो सीमित है, असीमित नहीं, याद रखना है। तो पहला क्या हो गया? ऑलरेडी असीमित है। पहला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा क्या क्या बोले थे मैं? युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब क्या? कि सही होगा तभी सही है, यदि गलत होगा आपका व्यवहार तो अधिकार छीन लिए जाएंगे, याद रखिएगा। दूसरा, भारत सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, दम लगाती है। विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध लगाया जाता है, याद रखिएगा। आपातकाल में प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। सार्वजनिक हितों को लेकर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर आपको प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे सूचना प्राप्त करने का सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को कब तक बंद कीजिएगा? ये सूचना के अधिकार तक ऑलरेडी उल्लंघन है, ये मौलिक अधिकार है ये। लेकिन सरकार क्या बोली? राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट पर पाबंदी अभी लगाया जा सकता है। तो ही सुप्रीम कोर्ट कब तक? तो कुछ दिन तक। तो यदि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो या देश में मार्शल लॉ लागू हो, सैन्य कानून लागू हो, तो अधिकार छीन लिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। न्यायपालिका का आपने अपमान ना किया हो तो मौलिक अधिकार आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस परिस्थिति में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। तकाता किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ये गलत है। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। न पहला न दूसरा, याद रखना है। इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा ये सभी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। तो ये क्लियर है। उत्तर हो जाएगा डी। 110 का उत्तर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। 111, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? देखिए, जब निचली अदालत अपना अधिकार से अधिक काम करना शुरू कर दे, यानी जिस पर उसका अधिकार नहीं है, जिस विषय पर वो काम करना शुरू कर दे, तो निषेध रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। निषेध मतलब रुक जाओ तुम, ये तुम्हारा काम नहीं है, हमारे पास वो चलाएगा, तुम मत करो कुछ। और उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में होता है कि यदि कोई बात लंबित है, कोई मामला लंबित हो या निर्णय दे दिया हो, तो उस फाइल को उच्च न्यायालय या ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगा सकता है देखने के लिए कि इस केस में क्या डिसीजन दिया गया है निचली कोर्ट को। उत्प्रेषण का मतलब नीचे से फाइल ऊपर मंगवाना, और निषेध का मतलब जहां पर है फाइल वहीं पर उसको काम करने से रोक देना। निषेध का मतलब वीटो लगा देना, याद रखिएगा। उत्प्रेषण का मतलब अपने हाथ में उस फाइल को ले लेना। दोनों में अंतर समझ गए? परम आदेश, परम आदेश सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। रिट मतलब लीगल रिटेन ऑर्डर होता है जज का, जो कब जारी किया जाता है? जब निचले स्तर का अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया था कि पटना का नगर आयुक्त
को डायरेक्ट आदेश दे सकता है हाई कोर्ट कि यार पटना में बहुत गंदगी फैला है, इसे साफ करवाओ और रोड पे जो गड्ढे हैं उसको जल्दी भरवाओ। ये सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ये काम किसको करना चाहिए था? नगर आयुक्त को। उसने नहीं किया, मजबूरन हाईकोर्ट को एक लीगल ऑर्डर जारी करना पड़ा, जिसे मानना अनिवार्य है। याद रखें, अब देखिएगा खटाखट 8 दिन के अंदर वो सब काम कर देगा। इसका मतलब कि कार्यपालिका को जो कार्य सौंपा गया है, यदि उसमें कटौती करता है या कर्तव्यहीन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डंडा चलाया जाता है रीट के माध्यम से। स्वच्छ वातावरण में रहना, अच्छे परिवेश में रहना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। गरिमामयी जीवन तो किसके तहत? परमादेश के तहत। अधिकार परीक्षा में कोर्ट यह जानती है क्या, कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए तो आराम से पूछ सकती है कि तुम किस हैसियत से इस पद पे बैठे हो। मान लिया कि बिहार का सीएम किसी अपने नजदीकी लोगों को डीएसपी बना दे और हमें पता चल जाए कि उतना परीक्षा दिया है, न कुछ किया है, डायरेक्ट डीएसपी पोस्ट पे आ गया, तो उसके खिलाफ लीगल ऑर्डर जारी किया जा सकता है कि तुम किस हैसियत से, किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। यह है डेमोक्रेसी, यह है जुडिशियरी, यह है लेजिस्लेचर। याद रखना है, कोई भी मनमाने तरीके से यहां काम नहीं कर सकता। जो भी काम होगा वो ऑलरेडी नियम कानून के तहत होगा। तो इस प्रकार से इस तरह का काम सीएम करता है तो एक तरफ तो विपक्ष डंडा चलाएगा, दूसरा कोर्ट भी डंडा चलाएगी। समाज में भारी बेइज्जती होगा कि भाई भतीजावाद करता है। इसलिए इस भय के कारण सीएम इस तरह का काम नहीं करता या कोई अधिकारी अपने नजदीकी लोगों को प्रतिनियुक्ति नहीं करता। याद रखिएगा, कभी कभी आप देखे होंगे कि पकड़ाया फर्जी एसपी, फर्जी आईएएस, तो अपने मन से बन जाता है। कभी कभी उसको कोई बनाता नहीं है, लेकिन पकड़ा जाता है। फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर, ये सब अपने से बनता है, जिसे पुलिस पकड़ लेती है। तो ये स्थिति है। तो ऑलरेडी इसका उत्तर क्लियर क्या हो गया? निषेध। चलो अगला 112। कौन बताएगा किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करती है? सर 226। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्वेश्चन कहता है 112। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो पहला, ग्राम पंचायतों के, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रोत्साहन। देखो नीति निर्देशक तत्व क्या है? डीपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य सरकार को क्या करना है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है डीपीएसपी के द्वारा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। कौन सा भाग? भाग 4। तो इसमें क्या क्या जारी किया? पहला, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रोत्साहन। बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायतों का सरकार गठन करेगी। आर्टिकल 40 में और 243 के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है। बहुत सारे उसे नियम कानून है, प्रावधान है। भाग 9, पशुओं को मारने पर रोक। बिल्कुल सही। आर्टिकल 48 क्या कहता है?
कृषि और पशु का संरक्षण यानी संरक्षण और संवर्धन। हम कृषि को संवर्धन प्रदान करेंगे ताकि लोगों को भोजन मिले, और हम पशुओं को भी संरक्षण प्रदान करें ताकि लोगों को दूध मिले, मांसाहारी को मांस मिले। तो इसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन याद रखना है, दुधारू उपयोगी पशु को मारने पर जबरदस्त रोक है, याद रखिएगा। गौ हत्या पर विशेष रोक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से कहां हो गया 48 का क्या कहता है? 48 क्या कहता है? वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, यानी जंगल का भी संरक्षण करना है, प्लस जंगल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं सारे को संरक्षण प्रदान करना है। 48 का याद रखिएगा। तो दूसरा क्या हो गया 48? तीसरा कहता है घरेलू उद्योगों को संरक्षण। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि घरेलू जो उद्योग है उसको संरक्षण प्रदान करेगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। और वैसे के चलते रहो। हाँ, और 43A क्या कहता है? ये कहता है कि उद्योगों में श्रमिक का भागीदारी होना चाहिए, याद रखना है। श्रमिकों की भागीदारी ये ध्यान में रखेंगे। मजदूर जीविकोपार्जन करे और मजदूर का जीवन का सुधार होनी चाहिए। किस आर्टिकल में? 43 में, ध्यान में रखना है। 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। तीसरा का क्या होगा? 43। 4 का क्या होगा? 44 यूनिवर्सल सिविल कोड, याद रखना है। समान नागरिक संहिता, इसका मतलब कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, याद रखेंगे। पहला राज्य हमारा गोवा है, याद रखिएगा। उसके बाद अभी जो शुरू किया है सब वो, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 है। चलो, मद्यपान निषेध। बिल्कुल सही बात। उसके बाद भी एक हो गया, उत्तराखंड के बाद शायद गुजरात हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ, मद्यपान निषेध, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 47 कहता है कि लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी शराब निषेध करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, बिहार में शराब निषेध है, गुजरात में नहीं है। गुजरात में होम डिलीवरी है, खुले आप नहीं बेच सकते हैं, लेकिन पी सकते हैं, याद रखिएगा। यहां पर तो बेचना और पीना दोनों मना है। लेकिन याद रखिएगा कानूनन। लेकिन अतुल लिख रहा है कि लग रहा है सर यहां भी होम डिलीवरी है, और ये सही बात है। कुछ लोग कहता है कि सर जितना चाहिए कहिए ना, एक फोन पर मंगा देते हैं। कि गजब है यार। इसका मतलब यहां भी लगता है होम डिलीवरी का प्रावधान है, लेकिन चुपके कानूनन सही नहीं, याद रखिए। इसका मतलब ये चारों जो हमारा संबंध है वो डीपीएसपी से है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। उत्तर हो जाएगा आपका डी। सी को कर दिया जाए डी, इनमें से सभी उसको डी कर दीजिए। चलो, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, 112 का डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे साथ और स्टडी कैंपस में प्रीतिका, आरती, आकांक्षा, आनंद, आशु, अतुल, विमल, गौतम, खुशबू, मुनि, निखिल, पिंकी, प्रीतम, प्रिया, पुष्कर, राकेश, सरस्वती, शान, सूरज, श्वेता, वंदना, विनीता, यश और अतुल। लगता है सरस्वती आज क्लास से गायब थी। क्या है सरस्वती जी? सर हम क्लास में ही हैं। अब वो लेट करके आए। वो ऑफलाइन क्लास में थी आज? नहीं सर, नहीं आज नहीं गए। ओ चलो ठीक, वही तो लगा। चलो सर आंसू ज्वाइन हुआ है सर। ओ अच्छा, यासु कौन है? सर हम लोग की क्लास में जो स्टार्टिंग में आया।
ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर मेरा कब ज्वाइन करवाइएगा ऑफलाइन वाला? कौन कौन बोल रहे हैं? राकेश? राकेश सिंह। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, फॉर्म आपको मैं ज्वाइन करवाऊंगा अगस्त में। अगस्त से क्लास शुरू होगी, नया फ्रेश बैच शुरू कीजिएगा, इसलिए लास्ट बैच चल रहा है अभी। चलो, तो बीच में नहीं जा सकते हैं? हाँ, बीच बीच में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए, है ना। गए थे क्या कॉलेज, गए थे इधर? नहीं गए। अच्छा। जाएंगे, एग्जाम बस एक होने दीजिए, चल जाएंगे। ये हमको पता रहेगा तब ना बढ़िया से। अच्छा, ठीक है, पहले पढ़ा लीजिए, उसके बाद हम बात ओके, करेंगे पर्सनल। आप हमको लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना? ओके। ओके। हाँ, पहला है 113, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। अब बिल्कुल है। आर्टिकल 109 कहता है, क्या कहता है? अधिकतर लोग मार देगा गलत कि धन विधेयक तो सर 110 में चर्चा है, 109 में क्यों चर्चा है? 109 में चर्चा है क्या? 109 कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कहां पेश होगा? लोकसभा में। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, 14 दिन के अंदर उसको वापस भेजना होगा, सिफारिश के साथ या बगैर सिफारिश के साथ। सिफारिश को मानना, सलाह को मानना और नहीं मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर करता है, राज्यसभा का कोई पावर नहीं है। तो 109 में चर्चा है और ये बिल्कुल सही है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। दो क्या कहता है? कहता किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को स्वीकृति लेनी होती है। काहे? सब विधेयक को नहीं, कुछ विधेयक कहता तो ठीक होता, किसी भी विधेयक को, ये गलत हो गया। किसी भी जगह पर यदि कुछ होता तो बिल्कुल, जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, या नए राज्य का निर्माण करना हो, तो ये सारे विधेयक और प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन सामान्य विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता है, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स। चलिए, तो इस प्रकार से 113 का उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है भारत की सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। क्या शामिल है? पहला, अपीलीय क्षेत्राधिकार। बिल्कुल, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। मतलब क्या? मतलब ये कि हाई कोर्ट कोई ऑर्डर दिया, डिसीजन दिया और हम संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अपीलीय अधिकार हो गया। क्षेत्राधिकार 3 होता है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया अपीलीय, बिल्कुल सही है। मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया, जिसे मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि दो राज्यों के बीच में विवाद है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये मूल क्षेत्राधिकार हो गया, याद रखिएगा। एक होता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, याद रखेंगे। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी विषय पर सलाह मांगने पर वो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकती है। तो ये 3 तो डायरेक्ट हो गया। ये रीट संबंधित जारी करना, ये रीट संबंधित क्षेत्राधिकार, ये भी आरंभिक क्षेत्राधिकार होता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करती है।
इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, याद रखना है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 116। 116 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधित अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधित अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 32 में है। तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा? 3। बी, उच्च न्यायालय के रीट संबंधित अधिकार, तो आर्टिकल 226 में है, तो बी का हो जाएगा 4। सी क्या कहता है? सी कहता है उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश या निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति, बिल्कुल। आर्टिकल 137 कहता है, आर्टिकल 137 कहता है, ठीक है, जो छूट गया हम ले लेते हैं। आर्टिकल 137 कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में वो आदेश दे दिया है तो उस आदेश को पुनः वो समीक्षा करेगा, पुनरावलोकन करेगा। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, इसी को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 137, याद रखिएगा। और डी क्या कहता है जी? तो उत्तर सी का 2 हो जाएगा। डी क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन आर्टिकल 124 में है। तो क्लियर हो गया, हमारा उत्तर हो जाएगा ए। 114 हम लोग देख लेते हैं। शांति से रहो, जाओ जाओ जाओ, बात नहीं करो, चलो बाहर निकलो। नेक्स्ट, भारतीय संसद की कार्रवाई के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? बिल्कुल, शून्यकाल और प्रश्नकाल, 2 ही काल है। संसद का जो पहला सत्र होता है 11 से 12, उसको हम लोग प्रश्नकाल बोलते हैं, और 12 से 1 जो है वो शून्यकाल है। शून्यकाल पेपर के द्वारा नामाकरण किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न सदस्यों के द्वारा पूछा जाता है उसका उत्तर देना मंत्री के लिए बाध्य है, और प्रश्न पूछकर ही उस पर कंट्रोल करता है। इसका मतलब प्रश्नकाल में उत्तर देना बाध्य है। शून्यकाल में उत्तर दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, इसलिए बाध्यता नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 114 का ए। 114 का उत्तर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। चलो, क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया जाए बढ़िया से। 117, क्वेश्चन नंबर 117 विथ ऑप्शन। पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निखिल पर विचार कीजिए। असत्य कथन कौन है? छांटिए। पहला, सभी पंचायत संस्थाओं में 2/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित होती है। काहे को? 73वें संविधान संशोधन 1992 में 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित था, तो ये तो गलत हो गया, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, माने 1/2 कर दिया गया है। दूसरा, तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों को आरक्षण का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, तीनों स्तर पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। SC/ST को भी आरक्षण प्राप्त है, 16% बिहार में। पिछड़ा वर्ग के लिए 20%, महिला के लिए 50%, तो दूसरा सही है। तीसरा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए 2/3 सीट गलत हो गया, तीसरा गलत है। तो पहला दूसरा सही, सिर्फ दूसरा सही, पहला तीसरा गलत कह रहा है, तो उत्तर हो जाएगा सी।
118 भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? तो संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया कब? याद रखना है। डायरेक्ट पूछेगा औपचारिक रूप से लागू, तो अंशतः पूर्णतः मत देखिएगा, डायरेक्ट मारिएगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा बी। अंगीकृत कब किया गया पहली बार? तो होगा 26 नवंबर 1949। याद रखेंगे। या अंशतः पूछेगा कि 26 नवंबर 1949 को कितना अनुच्छेद लागू किया गया? तो मात्र 16 को तो अनुच्छेद लागू किया गया था जी 395 में। तो लागू कैसे हो गया? छुच्छे लागू पूछेगा तो डायरेक्ट 26 जनवरी 1950। अंशतः पूछेगा तब मारिएगा। याद रखना है 26 नवंबर 1949। पार्शियली। चलो क्वेश्चन नंबर 119 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र जनवादी गलत हो गया। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी गलत हो गया। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी तो एकदम में गलत है। सार्वभौमिक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जनवादी नहीं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अभी हमने पढ़ा था हम भारत के लोग सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए, देखिए डायरेक्ट स्क्रीन पे आ रहा है प्रेम्बल, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता के लिए और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, देख लीजिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम फ्रैटर्निटी। याद रखिएगा बंधुता को बनाना है, डिग्निटी को मेंटेन करनी है, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया। याद रखिएगा। चलो तो इस प्रकार से ऑलरेडी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 120। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण के करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो साइमन कमीशन 1927-28 काहे के लिए किया जाएगा? साइमन कमीशन तो आया था कि भारत में देखते हैं कि किस तरह से संवैधानिक विकास हो रहा है। 17 में जो कुछ सुधार किया था 1917 में, तो 1927 में देखने के लिए आया था कि 10 साल में क्या क्या सुधार हुआ, भारत को क्या दिया जा सकता है। और 1919 में तो 1927 में आया और 1928 में करकड़ा दिया। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो, क्योंकि इसमें सारा मेंबर उसको 1927 कर दिया जाए। साइमन कमीशन 1927, नॉट 1919, 27-28। तो याद रखना है ऑलरेडी दिसंबर में आया था 27 में ही, बट कानून नवंबर के पहले ही बना था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा नहीं होगा। भारत सरकार दिन 1935, ये तो आधा संविधान हमने 1935 से ही लिया है, तो भी नहीं होगा। क्रिप्स मिशन क्या बोला? अरे बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है इंडियन, हमें समर्थन करो।
इंडियन बोला, और तुम्हें हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। गांधी बोला कि यार ये तो मैं मांग रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तुमने दिया नहीं, दोबारा तो हम विश्वास करेंगे नहीं तुम पे, इसलिए चुपचाप तुम चले जाओ, हमारे अपने भाग्य पर छोड़ो। अमेरिका और चाइना का दबाव हुआ, ब्रिटेन के लोग छटपटाया, बोला यार जीतना है तो ऐसा करो, भारतीय को स्वतंत्र करो। इसी के लिए विचार करना शुरू कर दिया और 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन आया और इसमें संविधान सभा को लेकर बातें हुई। चलिए नेक्स्ट 121, भारत का संविधान देश की आवश्यकता को पूर्ति करता है, एकदम करेगा। आवश्यकता पूर्ति करता तब तो भारतीय संविधान प्रासंगिक है, नहीं करता तो क्यों रखा जाता है, इसको बदल दिया जाता। इसको एक गृहस्थ संविधान कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। परिवार कैसे चले, समाज कैसे चले, भारत गांवों का देश है तो ग्रामीण व्यवस्था कैसे ठीक ठाक चले, इन सारे को वो बहाल करती। दोनों दो स्टेटमेंट है, व्याख्या कैसे करेगा? उत्तर हो जाएगा बी 22। काला क्रम सजाइए, सजा लीजिए। कैबिनेट मिशन आया 46 में, सामन कमीशन 1927, क्रिप्स मिशन 42 और पूना पैक्ट 1932। तो क्या हो जाएगा 2 4 2 4 3 1, 2 4 3 1, उत्तर हो जाएगा बी 23। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, देखिए आगे अंगीकृत, आगे अतुल कुमार अंगीकृत। अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, इसको पहले हमने बता दिया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, इसको हमने 42वीं संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा, जबकि गणराज्य पहले से था। तो ऑलरेडी ये शब्द नहीं थे, 1 2 3 नहीं थे, उत्तर हो जाएगा ए 24। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। यहां लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसमें संसदात्मक रूप है का सरकार है, बिल्कुल संसदीय सरकार है, हमने ब्रिटेन से लिया है। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, बिल्कुल सही बात है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। केंद्र राज्य के लिए अलग अलग शक्ति का बंटवारा है, एकीकृत कभी कभी हो जाता है, याद रखना है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो गया, उत्तर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अमुक लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित है क्या? सामाजिक आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना में यही तो बात कर रहा था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा कर रहा था। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a) में यही तो है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन गाली गलौज किसी को मत कर दीजिए, नहीं तो जेल चला जाइएगा। अवसर की समानता, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। लोक नियोजन में समान अवसर और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, बिल्कुल गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। गरिमामयी जीवन, सार्थक जीवन, न कि सांस लेने वाला जीवन, याद रखना है। ध्यान में रखेंगे तो गरिमामय जी आर्टिकल 21 ध्यान में रखिएगा। चलो, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, 3 में से सभी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। इसके साथ आज की सभा समाप्त होती है। किन्हीं को कुछ बोलना है तो स्वागत है।